अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिविक्स के नोट्स और सिविक्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। मेरे लेक्चर्स जो हैं जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए और इसे जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए हैं। अगर उनको यहाँ से बेनिफिट मिलता है तो मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, याद रखिएगा। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आउटलाइन के अकॉर्डिंग है वो है, हिस्ट्री बताएं सिविक लाइफ की। अब वर्ड सिविक एजुकेशन, ठीक है, या सिविक लाइफ, इससे क्या मुराद है? सिविक का मतलब होता है शहरी, लाइफ का मतलब जिंदगी। शहरी जिंदगी के बारे में बात करें, यानी एक शहरी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजों को उसको फॉलो करना चाहिए, हम किस तरह से एक शहरी की जिंदगी को जो है बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, कौन सी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट, फिर उनका फंक्शन, फिर गवर्नमेंट का रोल, पॉलिटिक्स का रोल, ब्यूरोक्रेसी का रोल, लॉ का रोल। ठीक है, इस तरह पब्लिक ह्यूमन राइट्स जो है उनका रोल। ठीक है, उसके बाद पर्सनली हर एक मॉरल ड्यूटी हर एक शहरी की। ये सब चीजें एक सिविक लाइफ जो है उसको बेहतर बनाती है, यानी एक शहरी की जिंदगी को बेहतर बनाती है। अब क्यों हम इसकी बात करें? क्योंकि अगर शहरी की जिंदगी बेहतर नहीं होगी, यानी ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर शहरी को उसके हकूक नहीं मिलेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके साथ जुल्म और ज्यादतियां होंगी, ठीक है, उसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आगे जाने की, ठीक है, उसके अलावा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी टाइम पे, ठीक है, इस तरह अगर इमोरलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? सिविक लाइफ डिस्टर्ब होगी। इस तरह के माशरे में जो लोग होंगे वो बारबेरियस किस्म के पैदा हो जाएंगे। बारबेरियस मतलब जंगली, वैशी, सेल्फिश, सेल्फहुड की केयर करने वाले। ठीक है, वो लोग जो नार्सिस्टिक होते हैं, खुद पसंद होते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपनी प्लेयर्स के लिए भागते हैं, वो लोग हो जाएंगे। तो एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी जो कि सिर्फ दौलत और पैसों और चीजों के पीछे भागती है वो बन जाएगी। तो ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम जो है, ऐसी सोसाइटी जो है तबाह हो जाती है। इस कंट्री में, अगर कंट्री में सिविक लाइफ हम बेहतर नहीं बनाएंगे तो इंस्टीट्यूट भी तबाह हो जाएंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी हमारे कंट्री के मेन पिलर्स हैं, जैसे मैंने बात की, जुडिशियल सिस्टम है आपका, गवर्नमेंट सिस्टम है आपका, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है आपका, हेल्थ सिस्टम है आपका, ठीक है, उसके अलावा जो आपका खुद का फैमिली सिस्टम है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए सिविक लाइफ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिविक लाइफ को मेंटेन नहीं करते, ठीक है, इन सब चीजों से, तो क्या होगा? एक सोसाइटी अच्छी नहीं बन सकती। सिविक की आपको समझ आ गई होगी। और एजुकेशन देने का मतलब क्या? लोगों को सिखाने की कोशिश, यानी जब हम सिविक एजुकेशन की बात करते हैं तो हम क्या बता रहे होते हैं? उन्हें सिविक प्रिंसिपल्स, रहने की जिंदगी गुजारने के प्रिंसिपल सिखाते हैं शहरियों को। उन्हें लॉज के बारे में थोड़ा बताते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताते हैं, ऐसी कॉमन चीजें जो कि हर शहरी को पता होनी चाहिए उसकी जिंदगी गुजारने के लिए, थोड़े बहुत लॉज का पता होना चाहिए। वो सब चीजें एक शहरी की जो है अवेयरनेस में होनी चाहिए, ताकि वो जिस सोसाइटी में रहता है ये ना हो कि सिर्फ वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटीज क्विट कर देता है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती है। ठीक है, तो उसको सब अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना आना चाहिए। तो ये सब चीजें सिविक लाइफ का पार्ट है। अब हिस्ट्री की बात करें कि सिविक लाइफ पे कब ध्यान देना शुरू हुआ, यानी जाहिर सी बात है आज की बात तो नहीं है। सिविक लाइफ बेहतर कैसे बनानी है ये किसी ने सोचा होगा, किसी ने कुछ आइडियाज दिए होंगे, ठीक है, और ये सब चीजें आइडियाज के बेस के ऊपर थीरीज बनी। ठीक है, लोगों ने थीरीज दी, उन थीरीज पे अमल किया गया, लो पब्लिक को जाके बताया गया कि जनाब ये इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे तो ठीक होगा। एक्सपेरिमेंट्स किए गए सोसाइटीज के ऊपर, कुंबे के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर। लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा कुछ किया, बहुत बड़े थिंकर्स आए, ठीक है, इस तरह थ्योरीस्ट आए बहुत बड़े। उन्होंने अपनी सोसाइटी को अवेयरनेस प्रोवाइड की और स्टिल अभी तक अवेयरनेस दे रहे हैं, जैसे हम अक्सर सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं और हमें पता चलता है। तो ये चीज है। तो सिविक लाइफ को इम्पोर्टेंस ज्यादा इसलिए दी गई ताकि लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सके, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा माशरा, एक ऐसा कंट्री बनाया जा सके जहाँ फैसिलिटीज भी हो, जहाँ फ्रीडम भी हो, जहाँ राइट्स भी हो,
जहाँ मोरालिटी भी हो, जहाँ जस्टिस भी हो, ठीक है, जहाँ रहने के प्रिंसिपल्स भी हों, ठीक है, जहाँ पे जो है एहसानमंदी हो, ठीक है, फ्याजी हो, एक दूसरे में लेन देन एक्सचेंजिंग फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसी सोसाइटी जो ऑनेस्ट हो। तो मकसद ही यही था सिविक लाइफ को डिस्कस करने का। तो ये सिविक लाइफ के ऊपर बात जो थी वो बड़े पुराने दौर से शुरू हुई। ग्रीक्स, जिसका नाम सबसे पहला। अच्छा। अब ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, यानी ब्रिटिश पीपल के अकॉर्डिंग, जो इस दुनिया में सबसे पहले कौम आई, जिनको वो मानते हैं कि दे वर द फर्स्ट नेशन एवर, दे वर द फर्स्ट कंट्री एवर, दे वर द फर्स्ट पीपल्स एवर। तो वो कौन सी कौम थी, वो कौन सा कंट्री था, वो कौन सी नेशन थी? बेसिकली उनका नाम था ग्रीक्स। ग्रीक्स कहते थे के एस से, ठीक है, GREEKS, ग्रीक्स। अब ग्रीक्स कौम थी, ठीक है, और किस जगह पे वो मौजूद थी? ग्रीस के मुकाम पर एक, ग्रीस एक शहर है, ठीक है, वहां पे वो रहती थी। अगर आप सर्च करें तो आपको भी पता चल जाएगा। अब 2500 साल पहले कहते हैं कौम आई। इस कौम ने लोगों को सिविक सेंस देना शुरू कर दी। सिविक लाइफ कैसे गुजारनी है उसके बारे में अवेयरनेस देना शुरू कर दी। बताने लग गए अपनी सोसाइटी को कि ये क्यों जंगलियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो, बिगड़े हुए असूलों को फॉलो कर रहे हो। अब जब ग्रीक्स की बात की जाती है, ये वो लोग थे जो खुदाओं पे बिलीव रखते थे। खुदाओं पे मतलब जिस चीज को देखते थे, जिस चीज से फायदा हासिल करते थे, उसे कहते थे वो हमारा खुदा है, ठीक है, वो हमारे देवता और देवी है, डीटीज कहते थे उन्हें, ठीक है, इस तरह उनका बिलीव था। अब बहुत सारे लोग जब अच्छे सियाने थिंकर्स, जिसे हम ग्रेट थिंकर्स कहते हैं, फिलोसफर भी कहते हैं, जब वो इन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं लोग, जो चीज से फायदा हासिल करते हैं उसे खुदा और देवी बना देते हैं अपनी, ये हमारे खुदा है, ये हमारे जो है देवी है, तो ये चीज तो गलत है। उन्होंने सबसे पहले एंशियंट ग्रीस के अंदर ग्रीक्स के रिलीजियन पे क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये बात गलत है, खुदा ये चीज नहीं है जो आप सोचते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेटो की, ठीक है, सोक्रेटिस की, ये लोग आए, उन्होंने सबसे पहले अपने ही रिलीजन को नेगेट किया। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज्यूस जो है वो देवता देवती नहीं है, ये तो दुनिया का निजाम है, ये तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। फिर वो लोग थे जिन्होंने सिविक सेंस दी, शहरियों को बताया, अवेयरनेस दी रिलीजन के अबाउट, कि देखो खुदा ये चीज नहीं है, जिससे चीजों से फायदा हासिल करते हैं वो हमारे लिए बनी है, उनको खाओ पियो, उनसे इल्म लो, उनके बारे में सोचो, तभी सोच आई, ठीक है। रिलीजन के ऊपर उन्हें सिविक सेंस दी। फिर उस सिस्टम में क्या था कि जो अमीर तबका था वो अमीरतर था, काफी ज्यादा अमीर हो गया, जो गरीब थे वो गरीब ही रहते थे। यानी वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, जो अमीर लोग हैं ना उनको कैपिटलिस्टिक अशराफिया निजाम भी कहते हैं उनको। अब वो क्या थे, अमीर तर हो ही जाते गरीब गरीब तक। ऐसा नाइंसाफी वाला सिस्टम जो था उसमें जाहिर सी बात है शहरी की जिंदगी मुतासर होती है, ठीक है, सिविक लाइफ जो थी वो खराब थी, ठीक है, जस्टिस नहीं था वहां पे, इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो इस हालत में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स आए ग्रीक्स के, जिन्होंने अपनी आवाम को अवेयरनेस दी। उन्होंने कहा उठो, खड़े हुए और उसके फाइट करो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, और से कहो कि हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। सिविक सेंस इंक्रीज की उनमें कि जो इंसान है, जो लिविंग बीइंग है, वो एक ही तरह का है, तो राइट्स में क्यों डिफरेंस है, तो फ्रीडम्स में क्यों डिफरेंस है, इक्वालिटी कहाँ है, लिबर्टी कहाँ है। तो उन्होंने क्वेश्चन रेज आउट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, सिविक सेंस डिवेल्प हुई। लोगों को पता चला ये तो करप्टेड सिस्टम है, ये शराफिया निजाम हमें लूट के खा रहा है, हमें अपनी जमीनें देता काम करने के लिए, हम काम करते रहते, ये तो अमीर तर हो ही जा रहे हैं और हम उतने ही तनख्वाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा हम जो है अब बोलेंगे। इस तरह क्या हुआ, स्पार्टा और एथन, जो कि ग्रीक्स के दो इलाके हैं, ठीक है, एक एथन और दूसरा स्पार्टा, SPART है। वहां के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, क्या था, पावर हासिल करनी थी, इक़्तिदार हासिल करना था, तो ये चीजें भी होगी, ठीक है, वॉर भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सिविक सेंस ने कितना काम किया लोगों में कि उन्होंने लिबर्टी इक्वालिटी को रेज करना शुरू कर दिया। फिलोसफीज थीरीज फिलोसफर्स आते गए, अवेयरनेस देते गए अपनी कौम को, और कदम कदम पर अपनी सिविक लाइफ को बेहतर बनाते गए। फिर पॉलिटिक्स पे बात आई, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से होगी। तो प्लाटो साहब आए और प्लाटो साहब ने एक नक्शा दिया
कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, उसमें रूलर पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई अनपढ़ रूलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अशराफिया निजाम चूंकि अमीर है और ताकतवर है, तो लिहाजा अशराफिया निजाम के पास सिस्टम की कुंजी, और उनको चाहिए कि जस्टिस के ऊपर, मेरिट के ऊपर फैसले करें। ठीक है, इसी तरह और भी चीजें उन्होंने अपनी जो अवाम थी उनको गाइडेंस, प्लाटो ने आके सिखाया। पॉलिटिक्स की सेंस दे दी लोगों को कि अगर कोई लीडर सही काम नहीं कर रहा तो आपने मोनार्की लानी है, डेमोक्रेसी लानी है, आपने ये दो चीजें बताई। ठीक है, प्लाटो ने। डेमोक्रेसी सिस्टम आपको खुद पता है कि वोटिंग करके जो है एक लीडर को सिलेक्ट करना। उस टाइम पे, ग्रीक्स के टाइम पे, मोनार्की सिस्टम था, यानी अशराफिया निजाम जो कि बहुत अमीर थे, वही अपनी जनरेशन से वन बाय वन मिलकर के आते जाते थे, गरीब को तो राइट ही नहीं था। तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने फाइट की इसके ऊपर भी कि ये क्या बात हुई, सिर्फ अमीर ही हम पे हुकूमत करेगा। फिर करते करते, डिस्ट्रक्ट करते करते सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हो गया, डेमोक्रेसी को लाया गया, जिसमें मिडिल क्लास लोग आ गया, जिसमें लोअर क्लास लोग आ गया ना, शुरू हो गया। तो ये चीज थी। अब ये सिस्टम भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो बताने का मकसद ये था कि सिविक सेंस जो थी इस कौम से डेवलप होना शुरू हुई थी। इस कौम से, चूंकि पहले कोई कौम नहीं थी, ये कौम बड़ी बिगड़ी हुई थी, इनका मजहब बड़ा बेढंगा, सोचने की सलाहियत नहीं, इस कौम में कोई शऊर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं, अपनी गवर्नमेंट को देखने की और जांच पड़ताल क्रिटिसाइज करने की इजाजत नहीं, अपने गॉड्स के अगेंस्ट बात करने की इजाजत नहीं। तो ये लोग थे जिन्होंने आके ब्रेक किया इन रूल्स को और कहा कि हमें सिविक सेंस प्रमोट करनी है। कुछ इसमें से हम फिलोसफर्स डिस्कस करेंगे और कुछ फिलोसफर्स आप लोगों ने खुद सर्च करनी है। जरूरी नहीं है कि जितनी इंफॉर्मेशन आप पे दी जाए वो इनफ हो। आपको एक बात समझाई गई है कि हमने यहाँ से थीरीज निकालनी है। कितने थीरिस्ट आए जिन्होंने सिविक सेंस को प्रमोट किया इस जमाने में? तो बहुत सारे थीरिस्ट हैं, मैं चंद एक का आपको नाम और उनकी बातें आपको बताऊंगी। जैसे एंशियंट एथेंस के अंदर जो थे कुछ पीपल जो थे, वो क्या करते, डिसीजन मेकिंग में उन्होंने हिस्सा लिया, कुछ मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते, कुछ पब्लिक डिस्कशंस के ऊपर बात करते। आसान लफ्जों में, लोगों के दरमियान जब सिविक सेंस प्रमोट हुई तो वो फिर बातें करना शुरू, अच्छा फैसला करने पे उनमें गौर फिक्र करना स्टार्ट किया। यानी अच्छा फैसले से मुराद ये नहीं है कि आप एक अशराफिया तबके के एक आदमी ने खड़े होकर कह दिया मैं जो कह रहा हूँ वही करूंगा, नहीं। अच्छा फैसला से मुतरादिफ ये है कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, इंसाफ के ऊपर, मेरिट के ऊपर राय दिया, तो लोगों ने इस पे फोकस करना शुरू किया, मिलिट्री डेवलप की गई। जाहिर सी बात है, एक कंट्री को मजबूत करने के लिए मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मिलिट्री सर्विस के लिए भी लोगों को लिया गया और मिलिट्री सर्विस की ट्रेनिंग्स लोगों को दी गई। अब ऊपर से अशराफ निजाम समेत मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर तबके के लोग को ये चीज सिखाई गई कि हमारे लिए मिलिट्री कितनी जरूरी है हमारी कंट्री के लिए। जाहिर सी बात है, ये भी सिविक सेंस का एक हिस्सा है, लोगों को शऊर देना कि हमें अपने कंट्री को भी, अपनी जमीन को भी प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक डिस्कशंस, आम बातों में डिस्कशंस, जैसे कि आपको जो है ये पब्लिक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, हमें क्यों फॉलो करने चाहिए, इससे मोरालिटी कन्वे की जा सकती है, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर जो है प्रोवोक किया जा सकता है कि नहीं। तो इस चीजों पे बातें शुरू हुई एथेंस में। ठीक है, कुछ फिलोसफर जैसे एरिस्टोटल, उन्होंने आके क्या कहा, उन्होंने कहा ह्यूमंस आर मेंट टू लिव इन कम्युनिटीज एंड दैट पार्टिसिपेटिंग इन सिविक लाइफ हेल्प्स पीपल गुड लिव लाइफ। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, एरिस्टोटल ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो कम्युनिटीज में रहें। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी से मुराद अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव यूनिटी इन देमसेल्फ। ऐसा ग्रुप ऑफ लोगों का ग्रुप जिसके अंदर यूनिटी हो, ठीक है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग हो, जिसके अंदर इक्वालिटी हो, जिसके अंदर लिबर्टी हो, ठीक है, जिसके अंदर हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। ऐसी कम्युनिटी डेवलप की जाए जिसका एक ही हदफ हो और वो एक ही चीज के ऊपर मिलकर काम करे। तो कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जाए, जाहिर सी बात है हम एक कंट्री में रहते हैं तो हम लोग अलग अलग क्यों चीजों पे बिलीव कर रहे हैं, हमें एक जगह बैठ के सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब हम कम्युनिटी डेवलप करेंगे तभी तो हम मिल के काम करेंगे, सिविक लाइफ को प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरह से चीजें गुजर सकती है, गुजारी जा सकती है। अब कम्युनिटी डेवलप करना क्यों जरूरी थी? अब एक बंदा खड़ा होकर ये समझाए कि ये सच है ये झूठा, वो नहीं समझा सकता। लेकिन अगर उन्हीं में से 1000 बंदा आके खड़ा हो और वो लोगों को बताए कि ये चीज है, इसको ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेगी, ऐसी चीज ये जो अगर हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे तो हमारी चीज ये बेहतर हो सकती है, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, ये सब चीजें। ठीक है, तो क्या होगा, एक कम्युनिटी ने पावर के साथ इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करवाना शुरू किया, सजाएं भी दी लोगों को गलत काम करने पर। तो क्या हुआ, एक कम्युनिटी अच्छी बन गई जिसका एक ही नजरिया हो गया। ठीक है,
अब उसपे उसने जब उस नजरिए पे काम किया, जैसे नजरिया क्या, लोगों को एजुकेशन देनी है, ठीक है, तो सबने क्या किया, अपनी एकेडमीज खोल ली। उस जमाने में लेसन स्कूल्स थे, एकेडमीज थी, जहाँ पे लोगों को शौर दिया जाता था, जहाँ पे लोगों को लिटरेचर पढ़ाया जाता था, ताकि वो मोरालिटी, ह्यूमन बीइंग, स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो ये सब चीजें उन्हें सिखाई गई। तो क्या था, एक कम्युनिटी, जाहिर सी बात बनी, कम्युनिटी पढ़े लिखे लोगों की, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम बनाया। इसी तरह पॉलिटिक्स की कम्युनिटी बनी, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल किया। इस तरह रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बने, जिन्होंने रिलीजन को प्रमोट किया, ट्रू रिलीजन क्या है, गाइडेंस दी लोगों को, ठीक है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट बने, यानी कम्युनिटीज से इंस्टीट्यूट तक का सफर हुआ, और लोगों को, मकसद क्या था, लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारना सिखाया जाए, आपस में रहना सिखाया जाए। सोक्रेटिस और प्लेटो, ये भी दोनों ग्रीक्स फिलोसफर हैं, उस दौर के ही फिलोसफर हैं। सोक्रेटिस ने लोगों को सिखाया कि तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोंग और राइट का डिफरेंस क्या है। एक इंसान जिसे ये पता ही नहीं है कि राइट क्या है, रोंग क्या है, इग्नोरेंस में जो हालत में अपनी वो जिंदगी गुजार रहा है, तो वो कैसे अच्छे काम कर सकता है, तो वो कैसे लोगों को फायदा दे सकता है, तो वो कैसे लोगों के लिए और अपने लिए आसानियां पैदा कर सकता है। तो लिहाजा उसने लोगों को सिखाया कि सबसे पहले जो भी चीज जो तुम करते हो उस पर सवाल करना सीखो। अगर तुम सवाल नहीं करोगे, तुम कभी भी नॉलेज, इल्म तक नहीं पहुंच सकते उस चीज के कि क्या राइट है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम्हारे सामने एक डेफिनेशन नहीं होगी कि अच्छाई क्या है, अच्छाई में कितनी चीजें आती हैं, ठीक है, प्लेयर्स क्या होती हैं, पेशेंस क्या होता है, जब तक तुम्हें इन लफ्जों की समझ ही नहीं है, तब तक तुम फैसला ही नहीं कर सकते कि हमें इनमें से कौन सी चीज सिलेक्ट करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। अगर हमें नॉलेज होगी, तभी हम पेशेंस से जिंदगी गुजार सकेंगे, काल्मनेस के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे, ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे, जो चीज सही है, ठीक है, मोरालिटी के अकॉर्डिंग हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। अगर नॉलेज ही नहीं है, तो हम नहीं गुजार पाएंगे, हम जाहिल ही रहेंगे। इसी तरह बहुत से अब भी लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ये सेंस नहीं डेवलप हुई कि वो राइट रॉन्ग का जो है डिफरेंस मालूम करते हैं। कुछ लोग चोरी करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने शुरू से चोरी करना ही सीखा होता है ना, तो उन्हें हलाल और हराम की समझ नहीं है। जैसे बींगा मुस्लिम हमें हराम और हलाल की समझ बताई गई, अगर ये समझ ही ना दी गई हो बचपन से एक बच्चे को, तो वो क्या करेगा, वो इसको कोई बड़ा काम समझेगा ही नहीं, वो इसको मॉरल एक्टिविटी समझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पहले बताया ही नहीं गया, उसको इग्नोरेंट रखा गया है राइट और रॉन्ग के डिफरेंस से, उसे सिखाया ही नहीं गया जस्टिस, तो वो करप्टेड सोसाइटी ही क्रिएट करेगा ना। अगर रूलर को ये पता ही नहीं है कि जस्टिस क्यों जरूरी है, और वो करप्शन करता जाए करता जाए करता जाए, तो इट्स मीन उसके खानदान में उसको सिखाया ही नहीं गया कि किस तरह से जो है अनकरप्टेड सोसाइटी क्रिएट करनी है, किस तरह से जो है ये करप्शन एक गलत चीज है। तो वो क्या करेगा, उसी को फॉलो करेगा, और सिर्फ फॉलो करते करते रॉन्ग एड परफॉर्म करेगा, वही उसका तकिया कलाम होगा, वही उसके कैच फ्रेजेस होंगे, उसको पकड़ के अपनी जिंदगी उतार देगा और लोगों के लिए तबाही पैदा करेगा दूसरों की। तो ये चीज है। तो उसने कहा, तो सबसे पहले अपने अंदर वर्च्यूज पैदा करो, नॉलेज पैदा करो, ताकि तुम चीजों का डिफरेंस जान सको। एक और एग्जांपल, जैसे एक आम शहरी जो यहाँ पे पाकिस्तानी कंट्री में जिंदगी गुजारता है, उसको अगर अपने ह्यूमन राइट्स नहीं पता, ठीक है, डोमेस्टिक राइट नहीं पता, ठीक है, अगर वो बाहर जाता है तो उसको पब्लिक राइट्स नहीं पता, हेलमेट नहीं पहन के जाता, घर में जो है डोमेस्टिक वायलेंस करता है, ठीक है, मारता है फीमेल्स को, ठीक है, ये सारे काम वो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर उसके पास नॉलेज पता हो कि अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया तो पुलिस को पकड़ेगी और मारेगी, तो वो ये काम नहीं करेगा, छोड़ देगा। और उसे पता चलेगा ये काम रॉन्ग है, क्योंकि वो जानता होगा, ठीक है, इल्म होगा उसके पास कि करना गलत है। इस तरह जब वो बाहर जाएगा, उसको पता होगा कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, ठीक है, इशारे को फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो यही चीज है। अगर उसको नहीं पता होगा, तो वो तो जाहिर है उसको ब्रेक करता हुआ जाएगा, पनिशमेंट भी उसको मिलेगी। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट भी जरूरी है जानना, रॉन्ग भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट के बगैर हम रॉन्ग को नहीं जान सकते। अगर हम राइट नहीं पता, ठीक है, तो हम रॉन्ग कैसे जान सकते हैं। अच्छाई और बुराई का फर्क नहीं पता, कौन सी चीजें अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। दिन और रात का फर्क ही ना पता हो, सुबह को भी दिन करे, रात को भी दिन करे, तो कैसे पता चलेगा दिन और रात में फर्क क्या है। जब दोनों चीजों को पता होगा तो डिफरेंस कर पाएगा, फर्क का पता चल पाएगा। तो ये चीज है। अब उसके बाद प्लेटो आया। प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो बेसिकली सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। उसने क्या कहा, उसने कहा सोसाइटी जो है वो वाइज रूलर्स मांगती है,
नॉट जस्ट बाय द पीपल देमसेल्फ। ठीक है, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि वाइज रूलर्स होने चाहिए। ये ना हो कि आपने अपने लोगों को ही आके आगे बिठा दिया, मोनार्की क्रिएट कर ली है, आपके लोग अमीर थे, पैसा देखकर आगे सीटों पे चढ़ के बैठ गए। वो कहते हैं नहीं, हम एक ऐसा रूलर लाना जो पढ़ा लिखा हो, जिसे ये नॉलेज हो कि किस तरह से एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, किस तरह से चंक्स में सारे इंस्टीट्यूशन को चलाना है। जुडिशियल सिस्टम भी जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम भी जरूरी है, हेल्थ सिस्टम भी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा और एग्रीकल्चर सिस्टम भी जरूरी है, इंडस्ट्रियल सिस्टम भी जरूरी है। वो वाइज होगा तो डिप्लोमेटिक सिस्टम वो मैनेज कर पाएगा, ये सब चीजों को मैनेज कर पाएगा। वाइज नहीं होगा, अनपढ़ होगा, जिसको पता ही ना हो ये चीजें क्या है, तो वो किस तरह एक सोसाइटी रूल कर सकता है। तो हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बंदे ला के हम बिठा दें और गवर्नमेंट चल रही है, बल्कि वाइज रूलर्स लाएं। तो ये उन लोगों ने सिविक सेंस प्रमोट की लोगों में, और उस पे अमल करते करते लोगों ने इंस्टीट्यूट्स बनाए, लोगों ने सोचना शुरू किया, सही और गलत को पहचाना, मोरालिटी इंक्रीज हुई, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर पे फोकस किया गया। ठीक है, उसी दौर में जरूरी नहीं अब ये सब चीजें इन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं। उसी दौर के अंदर एक थे सोफिस्ट। ये वो लोग थे जो करप्टेड सोसाइटी को क्रिएट करना चाह रहे थे। ये वो लोग थे जो हर सही बात को गलत और गलत बात को सही बना देते थे। जैसे हम वकीलों को कहते हैं, ठीक है, वकील के आगे अगर आप बात करेंगे वो किसी भी आर्ग्यूमेंट पे सही और गलत पे दोनों पे खेल जाएगा। ठीक है, वो आपके माइंड में अपने आइडियाज को शिफ्ट कर देगा, फिर आप हाँ या ना कर ही नहीं सकोगे एक अच्छा लॉयर जिस तरह तो सोफिस्ट ने करप्टेड सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश की, एक ऐसा माशरा बनाया जो कि सिर्फ अपने लिए काम करता है। तो उस दौर में जहाँ पे लोग अच्छी सिविक सेंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि सिविक लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, वहां पे ऐसे लोग भी थे, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी थे जिनका नाम सोफिस था, जो लोगों को गुड लाइफ के बजाय मनी मेकिंग की तरफ लेके जा रहे थे, वेल्थियर उनको बनाना चाह रहे थे। उनको कहते थे पॉलिटिक्स में जाओ, यहाँ पे बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में जाओगे तो तुम झूठ को सच, सच को झूठ को कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे पावर चलती है, वहां पे पैसा चलता है। ठीक है, अगर तुम ऐसे किसी पे जिंदगी गुजारना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं। किसी वजह से बहुत सारे जो शराफिया निजाम के लोग हैं, अमीर लोग जो थे, इनसे मुतासर हुए, उनके पास एकेडमीज में जाया करते थे, ट्यूशन लिया करते थे कि किस तरह हम पॉलिटिक्स में दाखिल हो। तो ये चीज थी। सिर्फ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी करें, तो जहाँ पे अच्छाई, सिविक सेंस को प्रमोट किया जा रहा है ना, उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। फिर अगली कौम आई एंशियंट रोम। ग्रीक से एंशियंट रोम जो थे, रोम के जो मुकाम पे रहने वाली नेशन है उसको हम एंशियंट रोम कहते हैं। ये रोमन्स जो थे, इन्होंने आकर गवर्नमेंट सेटल की। अब एंशियंट टाइम पे यानी ग्रीक्स के टाइम पे गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बना था। ठीक है, लोग जंगे लड़ते थे अपने इलाकों में। ठीक है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं था, जिसमें मैं बात करें एक लॉ होना चाहिए। ठीक है, उसमें ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हवाले से पूछ होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में अकाउंटेबिलिटी पूछ कछ होनी चाहिए, वो चीजें, मिलिट्री एक अच्छी होनी चाहिए, वो चीजें नहीं थी ग्रीक्स। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जब शऊर आता गया, तो फिर आ गया एंशियंट ग्रीक्स का वक्त, एक दौर आया, अगला दौर। उस दौर में एक गवर्नमेंट को बनाने में जो है किरदार अदा किया गया। सिटीजन ने एक गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, एक स्टेट को किस तरह चलाना है, उनके अंदर ये सेंस प्रमोट हुई। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए। एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे सिसेरो, जो कि एक रोमन थिंकर था, उसने लोगों को बताया कि अगर हम तमाम लोगों के लिए यानी कॉमन गुड करेंगे, ठीक है, और कॉमन गुड के मद्देनजर रखते हुए एक लॉ बनाएंगे, तो हम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। यानी स्टेट को कैसे चलाना है, इस बात पे डिस्कशन शुरू होगी कि हमने सिर्फ दो बंदों की बातें नहीं करनी, हमने पूरी अपनी सोसाइटी की बात करनी है। तो सोसाइटी कैसे सुधरेगी? जब तक हम सब अच्छे काम नहीं करते, जब तक हम सब डस्टबिन में कचरा नहीं डालेंगे, ठीक है, जब तक हम सब जो है अपनी पब्लिक ड्यूटीज अदा नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, ठीक है, जब तक हम सब जो है प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, बुराई को, बुराई से नहीं बचेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो हमारी सोसाइटी किस तरह से अच्छी बन सकती है? कभी भी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट नहीं अच्छी बन सकती। तो एक स्टेट को चलाने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा निजाम हो, मजबूत निजाम, जो कि आए और लोगों को फोर्स करे कि कॉमन गुड करो, ला बनाए उसके ऊपर, ताकि लोग जो हैं गलत काम ना करें, अच्छे काम करें और एक अच्छी सोसाइटी बने।
इसमें स्टोइसिज्म का ज्यादा हाथ। स्टोइसिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट था, यानी एक आइडिया था, एक नोशन। उस नोशन के अकॉर्डिंग ये था कि लोगों में सब्र होना चाहिए, लोगों में पेशेंस होना चाहिए, वाइज होना चाहिए लोगों को। तो ये आइडिया जो है पेशेंस और वाइजनेस होनी चाहिए, ये इसको हम कहते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट ने इस नोशन पे जो था वर्क किया। अब इसमें बहुत सारे फिलोसफर आए, जैसे कि सेनेका आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को सिखाया कि आपको हर हालत में काम रहना है, वाइज रहना है, फोकस्ड रहना है अपनी ड्यूटीज में, बोथ देमसेल्फ फॉर द लार्जर। ये बहुत जरूरी है एक लार्जर कम्युनिटी बनाने के लिए। अगर तो हम जज्बाती होंगे तो सिर्फ हम अपने मफाद के लिए लड़ेंगे। जैसे जज्बाती से मुराद, एक इंसान के घर पैसा नहीं आता, ठीक है, जैसे एक कंट्री है वो गरीब है अभी, पैसा बनाने के लिए अब इसको क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। अब एक इंसान आए वो कहे मैंने 24 घंटे मेहनत की, और एक कहे 48 घंटे मेहनत की, ठीक है, लेकिन पैसा दोनों को सेम समझा रहा है। अभी हालात उस तरह नहीं है उस मुल्क के कि वो इस तरह से डिवाइड कर सके, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो एक पर्सन अपने सेल्फ के लिए काम कर रहा है, जो डिमांड करेगा कि मुझे इनकम ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो अपनी सेल्फ को प्रमोट करना चाह रहा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कंट्री के हालात ऐसे नहीं है, तो लिहाजा उसको इतना काम होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी के लिए वो, जब पूरी कम्युनिटी एक चीज परफॉर्म करे तो उससे भी यही चीज परफॉर्म करनी चाहिए, ये चीज, ठीक है। वाइस, वाइस से मुराद जैसे पूरी कम्युनिटी जो है उसके पास शऊर है चीजें करने का, स्किल्स सीखे, ठीक है, और ऐसी जगहों पे जाए जहां पे उसको इल्म मिले, वो चीज उसके पास होनी चाहिए। फिर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए उसको जिनमें वो लगा हुआ है। जैसे कि अगर वो किसी इंस्टीट्यूट का मालिक है, उसे चाहिए कि इंस्टीट्यूट जाए, देखे और वहां का सारा सिस्टम होल्ड करे डेली। तो अगर सब लोग उनमें कामनेस आ जाए, उनमें वाइजनेस आ जाए, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आ जाए कि डेली ये काम करना ही करना है, ठीक है, दुनिया में हम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ अच्छे से बात करें, तो अपने मुताबिक बात ना भी हो तो हमने काम रहना है, पेशेंस हमने जो है उसका मुजाहरा करना है, ठीक है, और वाइज रहना है, ठीक है। तो लार्जर कम्युनिटी क्या होगी, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होगी जहां पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तो क्या होगा, लोग और अच्छे से काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो एक स्टेट को चलाने के तरीके एंशियंट रोम में इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि स्टेट को किस तरह रन किया जा सकता है। तो इसमें लॉज बनाए गए, ठीक है, और कॉमन गुड के लिए काम किया गया, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ये सब चीजें। अगली कौम आई, ठीक है, मिडिल एजेस, क्रिश्चियनिटी। अब मिडिल एजेस और क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जो थे उस कौम ने क्या किया आके। अब ये जो मिडीवियल टाइम या मिडिल एजेस है, ये आपको भी समझ नहीं आएगा। इसको समझने का तरीका ये है कि एक हिस्टोरिकल पैटर्न है। हिस्टोरिकल पैटर्न ये है कि हिस्ट्री में सबसे पहले ये लोग आए, फिर रोम आए, फिर एक ऐसी कौम आई जो कि मिडिल एजेस से मुराद ये है कि जो क्रिश्चियन भी थे और जिनमें नॉन क्रिश्चियन भी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह सरवाइव की। और मिडिल एज जो था बेसिकली एक टाइम पीरियड था, कहाँ से लेकर, मतलब किस सन से लेकर कितने सन तक जो थी क्रिश्चियनिटी जो है बरकरार रही, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुई, कौन कौन लोग आए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई। तो ये बेसिकली एक पूरी जो है वो सन के बारे में बताया जा रहा है, कितने बरस बाद, कहाँ से लेके कौन सा बरस जो होगा मिडिल एज कहलाएगा, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरफ ज्यादा आए। मिडीवल टाइम्स के अंदर क्रिश्चियन जो थे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुए। ब्रिटेन जो था, जिसे हम आज जिसको एंजल लैंड कहा गया, फिर एंजल लैंड के बाद एंग्लो सैक्सन ने इसको ये नाम दिया था एंजल लैंड, फिर बाद में इंग्लैंड बना, ठीक है। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो थी, ये रिलीजन जो था, यहाँ पे लोग जो था बहुत अमल करने लगे, इसके ऊपर रिलीजन को फॉलो करने लगे, ठीक है। यहाँ पे लोग बाइबल को फॉलो करने लगे, यहाँ के लोग जो थे किंग्स और लॉर्ड्स को फॉलो कर लगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा पढ़ते। यहाँ के पीपल जो थे वो क्या कहते थे, डिड नॉट हैव अ से इन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। यहाँ के जो लोग थे उन वो ज्यादातर फ्यूडल सिस्टम पे बिलीव करते थे, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडल सिस्टम तीन जो थे सेक्टर थे। एक सेक्टर जो था उसके ऊपर एक किंग होगा,
दूसरे के ऊपर पोप बिठाया जाएगा, तीसरे के ऊपर वर्किंग पीजेंट क्लास होती है। आप जितने भी किंग यहाँ पे उसको बनाते हैं फ्यूडल सिस्टम के अंदर, समझे तीन चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है, किंग्स, लॉर्ड्स अमीर लोग होंगे। ठीक है, दूसरा जो था उसमें क्या होंगे, पोप होंगे। पोप का मतलब पादरी, जो रिलीजन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, और तीसरा तबका पीजेंट्स का होगा। इस थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट के अंदर तीन तरह के जो थे सिस्टम थे, ठीक है, तीन तरह के लोग रहते हैं, उनको कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, फ्यूडल सिस्टम के अंदर एक नोशन ये थी कि जितने अमीर लोग हैं ना, यानी किंग्स और लॉर्ड्स वगैरह, वो अमीरतर हो ही जा रहे थे, रिच, उनके पास प्रॉपर्टीज खरीदने का राइट्स था, खरीदने के राइट्स थे। ठीक है, ठीक है, वो लैंड्स को मुफ्त खरीदते थे। ठीक है, जबरदस्ती, मिलिट्री के थ्रू, नाइट्स के थ्रू। ठीक है, वो पूरी स्टेट यानी पूरा कंट्री उनका है। आप ये नहीं कह सकते उठ के कि ये जमीन हमारी है, आपको सबसे पहले पैसे अदा करने पड़ेंगे। अदा करने के बाद जो है, उस सिस्टम में ये भी नहीं था कि आप जमीनें खरीद सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम के अंदर ये था कि जमीनें गरीबों को दी जाती थी, पीजेंट्स को दी जाती थी, ताकि वो उसके ऊपर क्या करें, खेती बाड़ी करें, वो सरप्लस बनाए, मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट उन्होंने जो बनाई है वो प्रोवाइड करे किसको, रिच क्लास को, यानी किंग्स और लॉर्ड्स को। फिर वो किंग्स और लॉर्ड से एक जगह से दूसरी जगह भेजें और पैसा कमाएं, जिसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, तजारत करें उसकी और पैसा कमाएं। अब क्या हो रहा था, अमीर और अमीर तर हो ही जा रहे थे और गरीब की तनख्वाहें बढ़ाते नहीं थे। गरीब जो थे वो गरीब ही रह गए, अमीर आगे निकल गए। इस तरह ये जो अनजस्टिफाइड सिस्टम जो था वो क्रिएट किया गया। अभी जो अनजस्टिफाइड जो था सिस्टम जो क्रिएट किया गया, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल था इस पोप का, जो कि मजहब का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। अब ये पोप्स पादरी कर क्या रहे थे, ये लोगों को डराते थे मजहब से। लोगों को कहते थे मजहब में ये चीज नहीं है, मजहब में ये चीज, यानी अपनी तरफ से मजहब का नाम लेकर अपने नोशंस को डोमिनेट करना, लोगों को डराना। एग्जाम्पल ये देती हूँ मैं इसकी, जैसे आपको खुद पता है कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसे माफी किससे मांगनी चाहिए, खुदा से मांगनी चाहिए ना। यहाँ के पोप जो थे, उन्होंने मजहब को इतना मैनिपुलेट किया कि वो कहते थे पैसा कमाने वाला एक सिस्टम बना दिया मजहब को भी। उन्होंने क्या किया कि जो लोग गुनाह करेंगे उनको चाहिए कि सबसे पहले चर्च आए। जब वो चर्च आएंगे तो एक कन्फेशन लेटर उन्हें मिलेगा, ठीक है, पार्डन नामा जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप जो है उस कन्फेशन लेटर में अपना गिल्ट लिखते हैं, जुर्म क्या है वो लिखते हैं, गुनाह क्या किया वो लिखें। वो लिखेंगे तो आपका जो पादरी है वो आपके जो है ना, एक पर्दा होता था इस तरह का एक सिस्टम के, एक कोट टाइप होता था, दो चेयरों की जगह होती थी, बीच में पर्दा होता था, वो एक पादरी आपकी सारी बात सुनता था जो आपने कन्फेशन लेटर में की है। फिर आप उसके सामने इतराफ करते थे कि मैं आइंदा कभी भी ये चीज नहीं करूंगा, गुनाह जो ये जनाब वो उसको देखकर कन्फेशन लेटर पे साइन कर कर भेज देता था और कहता था अब तुम्हारे सारे गुनाह पाक हो गए हुए हैं, यानी तुम्हें माफ कर दिया गया है, खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब ये क्यों था जनाब, वो कन्फेशन लेटर सस्ता नहीं आता था, वो पैसों का आता था। तो लिहाजा जितने लोग गुनाह करके इनको तो पता था कि लोग गुनाह करने से तो रुक नहीं सकते, तो लिहाजा जब भी वो कोई बुरा काम करेंगे वो आएंगे कन्फेशन लेटर खरीदेंगे, पैसा बनेगा, तो जोड़ियां बढ़ेंगी। इस तरह मजहब को भी क्या बना दिया, अंधा बना दिया। और ये अंधों के लिए तो और ही अंधा, कि इग्नोरेंट पीपल जो थे वो क्या करते थे, बिलीव ही नहीं करते थे कि ये चीज गलत है। और सबसे बड़ी बात है, इतना ज्यादा मजहब का खौफ इन्होंने बढ़ा दिया कि कोई इंसान अगर इसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन राइज करता, सवाल उठाता, तो उसे क्या करते कि किंग्स और लॉर्ड और पोप मिलकर उसको कत्ल कर देते। ठीक है, उसे सजाएं देते, उसे मुल्क से निकाल देते, तकलीफें पहुंचाते। तो लिहाजा पीजेंट तबका इसलिए दब के रहता था, उनके साथ नाइंसाफियां भी करते थे ये सारे पोप्स। अब क्या होता था, जब ये पीजेंट खेती बाड़ी करते थे तो उनसे एक तो सरपरस्त लेते थे, ठीक है, दूसरा उनसे कपड़े भी लेते थे, ठीक है, तीसरा उनसे मतलब कि जो खाने में सरप्लस में जो प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए वो भी ले लेते थे। उन्हें देते क्या थे ये लोग, चंद पैसे खाली, और मेहनत ऑल टाइम लेते थे उनसे।
पैसे उसके अकॉर्डिंग नहीं होते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था जो कि इस मुआशरे ने क्रिएट कर दिया था मिडीवल टाइम के अंदर। ये फ्यूडल सिस्टम का राज था जिसमें किंग और लॉर्ड और पोप की बड़ी अथॉरिटी थी। फिर इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन थिंकर्स आए जैसे अगस्टीन, एक्विनस। इन लोगों ने लोगों को आकर अवेयरनेस दी कि तुम्हारी मॉरल ड्यूटीज जो है वो क्या है, तुम्हें अपनी मॉरल ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी बिगड़ी हुई सोसाइटी थी, इनको इखलाकियात का पता ही नहीं था, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर का पता ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं था इक्वालिटी लिबर्टी क्या है। तो उन्होंने आकर लोगों को बताया कि अपनी मॉरल ड्यूटीज क्या है, कि तुम दूसरे लोगों की परवाह करो। खुद खुद के लिए तो हर कोई कर लेता है, और जो खुद के लिए करता है वो सेल्फिश होता है। ठीक है, अगर हम माशरे के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, माशरा अच्छा बनाएंगे। तो इन्होंने अपनी जो है आगे लोगों को आके ये सिखाया बकायदा कि आओ निकलो घरों से बाहर और इस चीज को बदलो, आवाजें उठाओ। फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे फिलोसफर्स आए, उनकी बातें सुनकर कम्युनिटी डेवलप हुई। फिर इन्होंने लोगों को ये कहा कि तुम अपने आप को खुदा से खुद कनेक्ट करो। तुम्हें क्या जरूरत है पोप्स के पास जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है चर्च जाओ, तुम्हें चाहिए बाइबल पकड़ो, नॉलेज लो, एजुकेशन हासिल करो, खुद पढ़ो और खुद अपने खुदा से ताल्लुक रखो। पहले क्या होता था कि लोग जो है माफी मांगने के लिए पार्डन नामा खरीद रहे, पोप के पास जा रहे हैं कि पोप हमें माफी दिलवाएगा अल्लाह से, यानी खुदा से। क्रिश्चियन का जो है वो, क्रिश्चियनिटी में आपको पता है ट्रिनिटी है, तीन खुदा हैं। वो नाउज बिला वो कहते हैं कि एक वो खुदा सबसे बड़ा खुदा है जो कि गॉड फादर है उनका, वो उन्हें कहते हैं बाप है ईसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है, अस्तगफुल्लाह। फिर वो उनकी माँ जो है सेंट मैरी, वो उनको कहते हैं। ठीक है, और जो उनके बेटे हैं, उनसे जो बेटे हैं वो आपको खुद पता है जीसस है, जीसस क्राइसिस। तो ये हैं। तो वो ये सब चीजें इन चीजों पर उसका मान ट्रिनिटी, क्रिश्चियन ट्रिनिटी का मजहब रखता था। अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि तुम्हें पोप के पास जाकर खुदा से कनेक्ट होने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो चाहिए कि खुद बाइबल पढ़ो, खुदा से कनेक्ट हो और माफी मांगो अपने गुनाह की। ये कौन सा तरीका है कि पार्डन नामा खरीदा और चले गए। तो लोगों में अवेयरनेस पैदा कर दी, लोगों ने अवेयरनेस पैदा हुई, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया, जंगें शुरू हो गई। हमें राइट चाहिए, लिबर्टी की जंग, फ्रीडम की जंग। पीजेंट ने तो जंग शुरू कर दी थी। ठीक है, मशहूर जो है एक किंग था, किंग टाइलर है, लॉर्ड टाइलर उसको शायद कहते हैं। तो वो उन्होंने पीजन की सरबराही की इस मामले में, और फिर सरबराही करके क्या किया, उनको उनके राइट्स दिलवाए। ये फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया इस एज के अंदर। कैसे? लोगों के अंदर सिविक सेंस प्रोड्यूस करके। और खत्म कैसे हुआ, जब आपका अमीर लोग ही नहीं ठीक होंगे तो फिर जो है गरीब लोग तो पिसेंगे ही ना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि एलिजबेथ क्वीन का नाम सुना है? एलिजबेथ क्वीन के जो फादर थे, ठीक है, हेनरी, हेनरी एट कहते हैं उन्हें। जब वो हुकूमत कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि पोप तो उन्हें इजाजत नहीं दे रहा जो पहली बीवी से डाइवोर्स लेने की। वो पोप तो कहते थे कि जो एक ही बीवी है उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो दूसरी बीवी कोई भी नहीं हो सकती, इजाजत ही नहीं है, शिर्क है, गुनाह है। तो लिहाजा जो भी डीड परफॉर्म करेगा वो क्या होगा, मुजरिम हो जाएगा, तो सजा मिलेगी। तो किंग साहब तो उनकी पहली बीवी से वो नाखुश थे। ठीक है, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, तो उनको तो चाहिए था कि दूसरी शादी करें औलाद के लिए, ताकि उनकी नस्ल आगे चले, मोनार्की आगे चले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोप को ही हटा दिया, पोप को हटा दिया और खुद सारी अथॉरिटी ले ली। अब कोई पोप सिस्टम नहीं होगा। पोप जो थे उस वक्त ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन बड़ा कायम था। ऑर्थोडॉक्स अगर आपने पढ़ा हो ना, दो चीजें आप जरूर पढ़िएगा जब भी आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, क्रिश्चियन हिस्ट्री को। उसमें एक तो है प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, एक है ऑर्थोडॉक्स, एक है कैथोलिक। ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप जरूर पढ़ें जब भी पढ़ें। अच्छा जी, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को उसने क्या किया, कैंसिल किया कि जनाब अब कोई पोप और रिलीजन का हाथ हमारे ऊपर नहीं आ सकता, अब हम खुद मजहब पढ़ेंगे और समझेंगे। उन्होंने जाहिर सी बात है एजुकेटेड आदमी थे, पढ़े लिखे थे, बाइबल पढ़ी थी, सारा नॉलेज था, उन्हें पता था बाइबल में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो पोप कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने पोप की करा दी छुट्टी, और छुट्टी कराने के बाद जो था दूसरी शादी भी कर ली। ठीक है, और पहली बीवी जो थी उसको डाइवोर्स भी दे दी। तो अब कौन है उन्हें मना करने वाला। ठीक है ना, ये चीज हुई। तो फिर जब लोगों ने इस चीज को भी देखा तो उनके अंदर सिविक सेंस प्रोड्यूस हुई कि हाँ, अगर हम मजहब को खुद जान लें तो हमें पता चलेगा असल किताब में लिखा क्या है, और ये पोप हमसे करवा क्या रहे हैं। पोप तो किताब को खुद फॉलो नहीं कर रहे, ये तो हमें झूठी बातें बताते हैं। जबकि किंग हेनरी ने जब मजहब पढ़ा तो मजहब में कहीं ये था ही नहीं तलाक नहीं दे सकते,
ये दूसरी शादी नहीं हो सकती, ये सिस्टम तो था ही नहीं। वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था, तो किंग था, और किंग के पास अथॉरिटी थी, उसने पोप हटा दिया। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो फ्यूडल सिस्टम एक तरह से वहां से भी कह सकते हैं ब्रेक हो गया। ठीक है, ये चीज हुई। तो यहाँ इस एज के अंदर, इस दौरे हुकूमत के अंदर बहुत सारी चीजें तब्दील हुई, लोगों को समझ आई, लोग लड़े अपने लिए, क्वेश्चन करना शुरू हुए, नॉलेज हासिल करना शुरू किया, एजुकेशन की तरफ आए। असल शऊर जो था इस दौर में आया, लोगों ने प्रैक्टिकल फॉर्म में चीजों को अवेल करना शुरू कर दिया था। अब इससे पहले पहले तो सिर्फ बातें हो रही थी ना। जब प्रैक्टिकल फॉर्म मिडिल एज में हुई है, गवर्नमेंट सिस्टम बना, फ्यूडल सिस्टम बना, किंग्स आए, लॉर्ड्स आए, घर बने। ठीक है, मॉरल ड्यूटी सबको लौट की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, ये सब चीजें प्रैक्टिकली ज्यादा काम इस एज के अंदर हुआ। के बाद आती है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट यानी मॉडर्न एरा, जो कि 17 से लेकर 19वीं तक, 19वीं सेंचुरी तक जो है वो, सदी तक जो है वो कायम रहा। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर लोगों ने लिबर्टी के ऊपर बात करना शुरू कर दी। लिबरलिज्म से मुराद फ्रीडम, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर बात होने लग गई। यहाँ पे जॉन स्टार्ट मिल आए। उन्होंने कहा कि लोगों को हमें इंडिविजुअल फ्रीडम्स देनी चाहिए। हर एक इंसान को राइट देना चाहिए कि वो अपने लिए बोले। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है तो वो बोले, कुछ अच्छा हो रहा है तो वो बोले, ठीक है, कुछ उसने नफा कमाना है तो वो बोले। वोट दे, अपना खुद का वोट दे, अपनी मर्जी से दे, कोई उसको मजबूर ना करे, कोई अमीर उसको खरीदने ना आए और कहे फोर्स करके उसका वोट ना ले, छीने। तो उसने कहा हमें फ्रीडम देनी चाहिए, वोटिंग करवानी चाहिए लोगों से, ताकि वो अपनी मर्जी का बंदा गवर्नमेंट में लेकर आए, उनसे काम लें। तो इसमें भी लोगों के अंदर क्या किया गया, शौर पैदा किया गया कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें और सोसाइटी को इम्प्रूव करें। अगर एक माशरा अपने राइट्स की बात नहीं करता, दब जाता है, तो माशरा खराब हो जाता है। वहां के लोग, अमीर लोग जो है उस पर कब्जा कर लेते हैं, और वो अपने हिसाब से वो चलाते हैं। गुंडा सिस्टम, होलीगन सिस्टम जो है क्रिएट हो जाता है। हाय, गली गली सड़कों पे आप, जैसे मिलिट्री एक मिलिट्री कोप लगते हैं तो क्या होता है, मिलिट्री एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो कराना शुरू कर देती है, लोगों से सिविल लाइफ को खराब कर देती है। उसी तरह इनसे बचने के लिए क्या जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्सनल राइट्स क्या हैं, वोटिंग क्या होती है, सोसाइटी कितना। जब लोगों को पता होगा, जहाँ पे कुछ गलत हुआ उन्होंने बोलना शुरू कर देना, जहाँ पे कुछ अनजस्टिस हुआ, अनजस्ट बिहेवियर जहाँ पे भी देखा, वहां पे लोगों ने बोलना शुरू कर देना। जहाँ पे उनके खुद के बड़े बड़े लॉर्ड्स, जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने शुरू कर दी। तो लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया इस एज के अंदर, लोगों के अंदर शोर पैदा किया गया, आओ निकलो बाहर, प्रोटेस्ट करो। फिर मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म अमीर गरीब के निजाम को समझे, अमीरी और गरीबी क्यों है। कार्ल मार्क्स ने आके बताया कि माशरे में, सोसाइटी के अंदर दो जो है तबके रहते हैं। ठीक है, अब दो तबकात कौन कौन से, एक सोसाइटी के अंदर दो ग्रोह रहते हैं, एक अमीर तबका, एक गरीब तबका। अब ये दो तबके जो हैं, इनके दरमियान अनजस्टिस और अनइक्वालिटी होने की वजह से कितना फर्क है, अदरवाइज तो ये दोनों इंसान है। हमने रिच और पुअर क्यों कह दिया इनको, काम तो दोनों ही एक जैसा करते हैं। अमीर तबका काम नहीं करता, गरीब ज्यादा करता है, लेकिन पैसा अमीर के पास है, गरीब जो है वो काम कर भी रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्टिस नहीं है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उसको मिलता नहीं है। अमीर अमीर तक क्यों हुआ जा रहा है, क्योंकि जब वो कमाई करता है तो वो ज्यादा शेयर्स खुद अपने पास रख लेता है, और पुअर की तनख्वाह उतनी रखता है। तो ठीक है, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जो अनजस्ट है, लोगों को तबकों में डिवाइड कर दिया है कि अमीर तबका, उसके पहनने का, ओढ़ने का, खाने पीने का लाइफ स्टाइल स्टेटस डिफरेंट होगा, गरीब का अलग होगा। पहचान हो जाएगी, जनाब ये अमीर है, ये गरीब है, स्टेटस से। तो कहते हैं ये स्टेटस क्यों बना, क्यों बनाया गया। गरीब जो है वो कोशिश कर रहा है अमीर होने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। अमीर जो है वो गरीब को कुछ दे नहीं रहा, तो कैसे अमीर हो। तो ये जो क्लास स्ट्रगल है एक माशरे के अंदर, अगर हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी ज्यादा होती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमीर और गरीब क्लास के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई है, एक झगड़ा है। रिच जो है वो पुअर को अमीर ही नहीं होना चाहता, पुअर जो है वो रिच होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, लिबरलिज्म नहीं होगी, तो कैसे हो सकता है। एक मजदूर की तनख्वाह अगर उतनी ही रहे जितनी है, और आपका इंस्टीट्यूट तरक्की करता जाए, तो इक्वालिटी नहीं ना है, तरक्की कर रहा है, ऑनर की जेब में ज्यादा पैसे जा रहे हैं, लेकिन मजदूर की तनख्वाह अभी तक उतनी ही है। तो दिस इज नॉट इक्वालिटी। जब आप रिच हो
कोशिश करें दूसरों की भी सैलरीज इंक्रीज करें। तो ये बात उसने यहाँ पे की कि इक्वालिटी और मेहनत के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक रिपब्लिकनिज्म, के लोगों को राइट दिया जाए, फ्रीडम दी जाए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ वोट दिया जाए, और डेमोक्रेसी सिस्टम को जिंदा रखा जाए, ताकि लोग जो हैं जमहूरी निजाम को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब, वैसे तो रिपब्लिकन एक पार्टी थी, उस पार्टी का नोशन क्या था, उस पार्टी का ये नोशन था कि हम पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। हम पब्लिक से चाहते हैं कि वो वोट करें ताकि हम एक लीडर लेकर आए। हम पब्लिक से कहते हैं कि आप इन रूल्स को, पब्लिक के लिए रूल्स बनाए जाए, उसको फॉलो करो, सबके लिए एक जैसे हो। ये ना हो कि एक के लिए ज्यादा अच्छे, एक के लिए नहीं अच्छे, एक इनक्वालिटी हो। लिबर्टी सबके लिए होनी चाहिए, जस्टिस सबके लिए होना चाहिए, ये ना अमीर के लिए इंसाफ है, गरीब के लिए नहीं है। तो रिपब्लिकनिज्म को प्रमोट किया गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर अब तक का सिविक लाइफ सिस्टम अब तक का है, सिविक सेंस कहाँ तक पहुंची है, इतनी सब चीजों से गुजर के, इतनी एजेस से गुजर कर अब क्या है, अब भी लोग है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कंटेम्परेरी का मतलब आज, यानी आज के दौर के आइडियाज क्या हैं, आज का दौर क्या सिविक सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, सिविक लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जहां कारण है वो ये है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स, थिंकर, जैसे उसने नाम दिया हुआ है जर्गन हैबरमस, ये है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट किया। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि पब्लिक के साथ कौन से मामले खराब हैं, कौन से मामले उनके ठीक है, कहाँ पे उनको हमें बेनिफिट देना है, ये चीजें नहीं पता होंगी तो हम किस तरह लोगों के लिए हेल्प कर पाएंगे, किस तरह हम अपने निजाम को बेहतर बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक इशू से मुराद ये है, अगर हमारी सोसाइटी का सबसे मेन इशू ये है कि जॉब नहीं है, इशू है ना हमारी सोसाइटी का, जॉब नहीं है। दूसरा इशू, इकोनॉमी हमारी जो है वो लोएस्ट पे जा रही है, एग्रीकल्चर सिस्टम ब्रेक हो गया। अगर हम इन इश्यूज को हाईलाइट नहीं करते तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, फिर उन्हें सोल्व करना बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए। तो सिविक लाइफ, जाहिर सी बात है, माशरे को चलाने के लिए हर चीज जरूरी है। अगर हम प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर लेंगे और उनके ऊपर एक लॉ बनाएंगे तो पब्लिक भी इजीली अपनी जिंदगी गुजार सकती है। जैसा कि बहुत सालों पहले औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, फिर एक दौर ऐसा है मर्दों को दरगोर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि सिविक सेंस नहीं थी, पावर जो थी वो अनकरप्टेड काम जो है करवा रही थी लोगों से। ठीक है, तो जिसके पास पावर थी वो गलत काम करता था। तो ये चीज क्यों लोगों ने हाईलाइट किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये पब्लिक इशू है कि जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो सारी कौम ने मिलकर बोलना शुरू कर दिया कि उधर गौर किया, ये वो। फिर आया इक्वालिटी सिस्टम, कि कोई किसी की जान नहीं ले सकता, एक लॉ बना। लॉ क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को सोल्व किया, सोल्व किस तरह, एक लॉ बनाया। लॉ बनाने के बाद सब पे इम्प्लीमेंट करवाया। इम्प्लीमेंट किस तरह करवाया? मिलिट्री को लगा दिया। मिलिट्री, पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल सारे मिलकर क्या करने लगे, उस लॉ के ऊपर काम करने लगे। जो गलत काम करता था, कत्ल करता था, किसी को मारता था, वो अंदर, उसको सजाएं। तो जब तक यह सिस्टम बना, यानी इश्यूज के ऊपर बात की गई, तभी तो सॉल्यूशंस निकले। और आज के दौर में इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है सॉल्यूशंस के लिए। आज के दौर में कम्युनिटेरियनिज्म भी बहुत ज्यादा है, यानी कम्युनिटी में लोग काम करते हैं। कम्युनिटी का मतलब, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बना दिए गए हैं जहाँ अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग चीजों पे काम करती है। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो एजुकेशन कम्युनिटी होगी, उसका मेजर फोकस क्या होगा? एजुकेशन को स्प्रेड करना। ठीक है, एजुकेशन शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, उसका ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट वर्क होगा, फोकस होगा उसका। ये काम उसने किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से कन्वे करना है, किस तरह से स्टूडेंट तक पहुंचाना है, गरीब तबकों तक नॉलेज पहुंचाना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वो एजुकेशन सिस्टम का काम है, एजुकेशन सेक्टर का काम है कि वो प्रमोट करेगा लोगों में इंटेलेक्चुअलिज्म, नॉलेज वगैरह वगैरह। अच्छाई बुराई का फर्क, मोरालिटी क्या है वो बताएगा, ह्यूमैनिटी क्या है वो बताएगा, गाइड करेगा सोसाइटी को। ये एजुकेशन का काम है। फिर वो ह्यूमन राइट्स बताएगा। ठीक है, इस तरह ये सब चीजें। तो इसी तरह एक इंस्टीट्यूट है जुडिशियल सिस्टम, वो क्या करेगा? वो आपको इंसाफ दिलाएगा, उनका अपना काम है। उन्होंने अंदर एडवोकेट्स भी रखे हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, ज्यूरीज भी बैठती है, पैनल भी बैठता है, टाइप राइटर्स भी बैठते हैं जो कि लिखते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं।
ठीक है, फिर विरासत का अलग वहां पे काम होता है, फिर वहां पे चोरी का, फिर यहाँ पे अनजस्टिस, कत्ल वगैरह, ये सब चीजों पे डिबेट की जाती है। तो वो इदारा अपना काम कर रहा है और उनके इदारे में कोई एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरह जुडिशियल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये जो कम्युनिटीज बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं सोसाइटी की। ठीक है, और सोसाइटी के लिए ही परफॉर्म करे ताकि एक बेहतर सिविक लाइफ को प्रमोट किया जाए। इसी तरह जो है लेजिस्लेशन सिस्टम, जो जो लोग कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं हमारे मुल्क का, जैसे नेशनल असेंबली, सेनेट, पार्लियामेंट्री निजाम। ठीक है, ये सब सिस्टम, ये क्या होता है, ये क्या करते हैं मिलकर, ये मिलकर कानून बनाते हैं ताकि लोगों को गाइड किया जाए। ठीक है, अगर कानून ही ना सही हो तो लोग जो है, सोसाइटी जो है वो खराब हो जाएगी, सिविक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। लोग क्या हो जाएंगे, बागी बागी हो जाएंगे, बारबेरियस हो जाएंगे। तो ये सब चीजें, तो उनका अलग काम है। इस तरह गवर्नमेंट सिस्टम का अलग काम है। गवर्नमेंट जो कि इन सब तबकों में डिवाइड है, यानी हम जब बात करते हैं ना गवर्नमेंट क्या है, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ प्रेसिडेंट और रूलर होते हैं। गवर्नमेंट के अंदर सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, वो सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं जो अलग अलग काम कर रही है। एक वो कम्युनिटी जो कि मेजर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। इस तरह आपका जो है अभी बताया, जुडिशियल सिस्टम आ गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव सिस्टम आ गया आपका। ठीक है, और क्या, इसके अलावा इकोनॉमिकल सिस्टम को हैंडल करने वाले कम्युनिटी अलग होती है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स अलग हैं। इसके बाद करप्ट सॉरी एंटी करप्शन सोसाइटीज, यानी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट्स जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, ये जब अकाउंटेबिलिटी के लिए इंस्टीट्यूट अलग होती है, सारे क्या है, गवर्नमेंट के पिलर्स हैं। गवर्नमेंट इनके बलबूते पे बनती है और गवर्नमेंट इन्हीं के ऊपर हुक्मरानी करती है ताकि इनको सिखाए कि पैसा कैसे बनाना है, हेल्थ किस तरह महफूज बनानी है, एजुकेशन सिविक लाइफ को किस तरह से देनी है। तो ये इंस्टीट्यूट, अब अगर इसके अंदर हम गहरे चीजों में चले जाएं, एजुकेशन के अंदर चले जाएं, तो हमें खुद पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग अंदर मौजूद होते हैं। फिर छोटे छोटे सिस्टम और भी होते हैं, इनसे फैकल्टी भी होती है। ठीक है, इनसे क्या होता है, एम्प्लॉयज भी होते हैं, एम्प्लॉयर भी होते हैं जी। तो ये सब चीजें, स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरह आप लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर अगर चले जाएं तो आपको खुद पता चलेगा कानून दान जो होते हैं उनमें कितने लोग होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, उनके कोर्ट्स कैसे कैसे होती हैं। जाहिर सी बात है आपको खुद पता होना चाहिए, दो तरीके की कोर्ट्स होती हैं। आपने एक पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, एक पढ़ा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है, वो इलाकाई या फिर शहरियों के मामलों को सॉल्व करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सूबों से आए होते हैं अपना मामला लेकर, क्योंकि उनका मामला लोकल कोर्ट्स में सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो अपने मामले आगे रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है। तो बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी जगह है। ठीक है, वहां का जो फैसला हो गया उसको कोई भी नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो ये इस तरह की कोर्ट्स हैं। तो ये सब चीजें, हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। उस एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर बहुत सी छोटी छोटी कम्युनिटीज बनाई हैं। उन कम्युनिटीज को फर्दर डिवाइड किया हुआ, किसी को कह दिया कि तुमने ये पेपर रीड करना है, एक कम्युनिटी पेपर रीड करने वाले, किसी को कहा है कि तुमने विजिट करना है, एक कम्युनिटी विजिट करने वाली है। ठीक है, एक कम्युनिटी तुमने गाड़ियों का निजाम संभालना है, एक गाड़ियों का निजाम, सारी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया है कि तुमने सफाई सुथराई का निजाम रखना है, सफाई सुथराई का निजाम रखना है। तो ये आप खुद देखें, म्यूनिसिपल सिस्टम से आप कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके सफाई सुथराई का काम करते हैं। ठीक है, तो उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई। तो ये क्या है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, पिलर्स है, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, और ये अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड है। जब तक ये पिलर्स सही नहीं होते तब तक मुआशरा नहीं सही होता। तो सिविक लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज पुराने वक्तों से लेकर अब तक की जा रही हैं, बेसिकली हम सिविक एजुकेशन में वो सब चीजें पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, थ्योरीज बता देते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं अंदर के, ये चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, उस वक्त ये था, उस वक्त ये था। तो इस तरह से अब हमारा सवाल क्या होता है, खत्म होता है। ये सारा था आपका लेक्चर। इसके अंदर आप कह सकते हैं हिस्ट्री हमने डिफाइन की है कि शुरू से लेकर अब तक जो है सिविक लाइफ कितनी डेवलप हो चुकी है, कितनी चीजें सीख चुकी है, कितनी चीजों की अवेयरनेस लोगों तक पहुंच चुकी है। तो इसमें सिर्फ आप ये लेक्चर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। चलें, शुक्रिया।